हम भी चीजें होती हैं उन सब पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं जो हमारा सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ की बात की गई है, मैटर की बात की गई है। आप जानते हैं हमारा जो सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइड है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो है और फिर इन्वायरमेंट है। इन 3 चीजों में जो है हमारा जो सिलेबस है वो बांटा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन सब के जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं और बायो की बात करते हैं और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये 4 यूनिट मेनली हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। तो हम जो है यहाँ पर केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बुक में चैप्टर वाइज भी केमिस्ट्री पहले है, फिर बायो है, फिर फिजिक्स है और फिर इन्वायरमेंट है। ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर 9th और 10th के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पहले पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ मैटर यानी कि द्रव्य। ठीक है, पदार्थ मतलब होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जिसको हम क्या छूकर महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सब जानते हैं आप। ठीक है, पदार्थ की इन अवस्थाओं के जो अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पदार्थ के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, उन गुणों की क्या करना है, कथनों को देख के क्या करना है, उन पर विचार करना है। ठीक है, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो काफी कम होती है। जो ठोस और द्रव होते हैं उनकी तुलना में जो गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो काफी कम होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। तो देखिए, अगर हम इलिमिनेट वाले फॉर्मेट से इस प्रश्न का हल करने की कोशिश करते हैं। मैं इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि जो बेसिक्स है वो सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड़ितता होती है काफी कम होती है। तो ये जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। गलत क्यों है? जो ठोस और द्रवों की तुलना में जो गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो कम नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बी ही क्यों होगा? पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में जो कथन एक है वो क्या है, गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि ठोसों और द्रवों की तुलना में जो गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो क्या होती है, कम नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, अधिक होती है। देखो, आप देखते होंगे घरों में जो खाना बनाने के लिए जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसका प्रयोग किया जाता है, एलपीजी जो गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है, अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस होती है, वाहनों में जो ईंधन के रूप में जो गैस उपयोग की जाती है, सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीएनजी के सिलेंडर की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, या एलपीजी सिलेंडर की बात हो, या फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, सब में कहीं ना कहीं जो है जो गैस रखी जाती है वो संपीड़ित करके रखी जाती है। इसलिए गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है, क्योंकि संपीड़ितता का मतलब होता है कौन सी वस्तु कितना ज्यादा जो है दबाई जा सकती है, किस पर कितना ज्यादा दबाव लगाया जा सकता है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जो गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर क्या बनता है, समांग मिश्रण बनता है। ठीक है, होमोजेनस मिश्रण जो है बनता है, और बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्लियर है? द्रव में क्या होता है, ठोस होता है, द्रव में ठोस और द्रव में गैस, तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है, द्रव में जो लिक्विड फॉर्म होती है उसमें सॉलिड भी मिल सकता है और गैस भी मिल सकता है। तो उसमें क्या है, विसरण संभव है किसका, तीनों का। ठोसों की अपेक्षा द्रवों की जो विसरण दर है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है? तो जो सेकंड जो
विकल्प है हमारे पास वो क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड विकल्प कौन सा है, आपने देखा होगा अभी, ये वाला जो है, ये वाला कि द्रवों में ठोस और इसकी तुलना में क्या होता है, विसरण, तीनों का विसरण जो है संभव है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, जो सॉलिड होता है उसके जो कण होते हैं उनमें दूरी बहुत कम होती है, बहुत पास पास होते हैं। कण जो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ऐसे सॉलिड के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं तो जो लिक्विड जो होता है वो कहीं ना कहीं सॉलिड से जो है उसमें गैसों में कण का क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और द्रवों में इन दोनों के क्या होंगे, मध्यवर्ती होंगे। जबकि जो सॉलिड होता है उसमें जो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। न्यूनतम क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। गैसों में कण की ये जो गतिज ऊर्जा होती है सर्वाधिक होती है, तथा द्रवों में जो है गैसों के और ठोसों के जो है दोनों के मध्यवर्ती होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है आपके पास। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि बर्फ का जो तापमान है, ठीक है, बर्फ का जो तापमान है, बर्फ का जो तापमान है उस तापमान पर बर्फ और उस तापमान पर परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, क्या कथन है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 373 केल्विन होता है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका जो तापमान एक समान रहता है। बर्फ के कणों की जो गतिज ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो बर्फ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 373 केल्विन होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बर्फ को गर्म करने पर जो संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्लियर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल दो। केवल दो क्यों है, अब समझने की कोशिश करते हैं, केवल दो ही क्यों है। इस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक कितना होता है, जो बर्फ का जो वास्तविक गलनांक होता है कितना होता है, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। लेकिन सुविधा के लिए क्या है, 273 केल्विन ही लिखा जाता है। क्लियर है, और जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। जिसको गलनांक बता रहा था वो क्या होता है, क्वथनांक होता है किसका, जल का। क्लियर है, और बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई उष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इन कणों के बीच का जो आकर्षण बल को क्या कहते हैं, घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तापमान जब हम बढ़ाते हैं किसी भी अवस्था में सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं उन कणों के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस कम हो जाती है। जब हम किसी सॉलिड को जो है गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं, आपने सॉलिड को देखा होगा, मान लीजिए चीनी है, और चीनी को जब हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, जो उसके जो कण होते हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है, आकर्षण बल को कम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुई उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। इसलिए माना जाता है कि गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है और उस पदार्थ के संलग्न गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा कहलाती है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसकी, जो गुप्त उष्मा होती है किसके अंदर, बर्फ के अंदर संलग्न गुप्त उष्मा के कारण जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अतः कथन 3 क्या है, बिल्कुल गलत है। ये कम की बात कर रहा था, लेकिन क्या होती है, अधिक होती है। ठीक इस प्रकार वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा के कारण क्या होता है, वाष्प के जो कण होते हैं उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है उनमें। ठीक है,
अब देखते हैं निम्नलिखित में से ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का जो एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए ताप के कौन कौन से मात्रक हैं, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है और सेल्सियस भी है। लेकिन बात किसकी कर रहा है, एसआई मात्रक की बात कर रहा है। तो क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। और पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है आपके दाब का मात्रक। आपको लग रहा होगा ये बेसिक से क्वेश्चन है और ये इतना बेसिक थोड़ी पूछेगा, लेकिन जो ये व्याख्याएं जो आपको बताई जा रही हैं इन्हीं में से प्रश्न बनेगा। आप चाहे एनसीईआरटी उठाकर देखना, डिट्टो लाइनें जो है डिट्टो आपको देखने को मिलेगी, कोई भी फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस तीनों क्या है, तापमान के मात्रक है। लेकिन जो एसआई यूनिट है किसकी, तापमान की, वो क्या है, केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, जिसको सुविधा के लिए 273 केल्विन लिखते हैं। ठीक है, तापमान जब केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो तापमान में से क्या है 273 घटा देते हैं। ठीक है, और जब सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं। क्लियर है, ये सब चीजें जो है आपको मालूम होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। और पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेयर किसका है, गैसीय दाब मापन का मात्रक है। ये प्रश्न यहां से बन सकता है। अब प्रश्न बन सकता है गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या होता है, तो आपको यहाँ पर पास्कल भी दे देगा और एटमॉस्फेयर भी दे देगा। ठीक है, तो गैसीय दाब के मापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। इस प्रकार से जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है इसको सेट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कोई पदार्थ है, कोई सॉलिड है, वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की जो अवस्था होती है, या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन दो टाइप से हो सकता है, या तो सॉलिड से जो है सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर गैस से किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या गैस से किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऊर्ध्वपातन दो प्रकार से हो सकता है, या तो गैस से सॉलिड में या फिर सॉलिड से गैस में। केवल ये नहीं होता है, ऊर्ध्वपातन दोनों टाइप से हो सकता है, सुलटा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड NaCl4। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NaCl4। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और कपूर जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाने वाले सबसे सामान्य उदाहरण है। ये क्या है, सबसे सामान्य उदाहरण है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और कपूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। लेकिन निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। एक एटमॉस्फेयर दाब पर जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। ठीक है, वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ की जो चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा, चौथी और पांचवी क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसिटी के रूप में प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, फ्लोरेस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। सूर्य तथा तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसिटी के कारण होती है। इनमें से कौन सा जो है सही है बताना है। तो इनमें से जो सही होगा कौन सा होगा, केवल एक होगा। क्यों, क्योंकि जो तारों की जो चमक होती है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसिटी के कारण नहीं होती है, बल्कि किसके कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्लाज्मा के। और फ्लोरेस ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसलिए जो फर्स्ट वाला है केवल एक, यही सही है।
ठीक है, केवल एक यही सही है। ठीक है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, सब जानते हैं। इस अवस्था में कण क्या होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेस ट्यूब तथा नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है, बिल्कुल सही बात है। नियोन बल्ब में नियोन गैस और फ्लोरेस ट्यूब में के अंदर क्या होती है, हीलियम या अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर गैस क्या होती है, आयनीकृत आवेशित हो जाती है, जिससे जो ट्यूब में क्या होती है, चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, इसी से क्या प्लाज्मा तैयार होता है। ठीक है, और जो तारों की जो चमक होती है, ठीक है, गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा का एक विशेष रंग की चमक जो है उत्पन्न होती है। और प्लाज्मा के कारण जो सूर्य और तारों की जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। उस तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो अब जाके प्लाज्मा का निर्माण होता है, किसमें, तारों में। और तारों और सूर्यों का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा के फॉर्म में ही रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने क्या करा, 1920 में उनके द्वारा 1920 में पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसके लिए कुछ गणनाएं की गई, जिसके आधार पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे क्या नाम दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी। बोस से मतलब किसका है, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस से। ठीक है, आइंस्टाइन मतलब आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कंडेंसेट कहा गया। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक हैं, एरिक ए कॉर्नले, उल्फ गेन कैट्रले और कार्ल ई बेमेन, इन्होंने क्या किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी की अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में क्या है, इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाथनांक की बात करते हैं। क्वाथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह क्या एक सतही परिघटना है, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाष्पीकरण क्या है, सतही परिघटना है, अतः सतह पर संपन्न होती है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की जो दर होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, वायुमंडल की ओर खुला होता है, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की गति पर। इन सब बातों पर क्या करती है, वाष्पीकरण की दर डिपेंडेंट रहती है, वाष्पीकरण की दर क्या करती है, निर्भर रहती है। ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से जो है ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से जो ऊर्जा के अवशोषण के कारण क्या होती है, शीतलता हो जाती है। और गर्मियों में शरीर में जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, वाष्पीकरण की जो गुप्त और प्रसुप्त ऊष्मा होती है वो जो हमारे जो शरीर की जो ऊर्जा है उसमें ऊर्जा को क्या कर देती है, अवशोषित कर देती है। यही कारण है कि हमारा शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।